हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से कर रहे होंगे, क्योंकि सफलता के लिए नियमित होना बड़ा अनिवार्य है। रेगुलरिटी है जो एक बड़ा अपना महत्व रखती है अपने सिलेक्शन में। आज अपने इस क्लास में बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, और फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे कि संवैधानिक प्रावधान क्या है और मूल अधिकार होते क्या हैं। फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे, और संविधान में कौन कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को या विदेशियों को दिए गए हैं, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। शुरू करते हैं अपने आज का लेक्चर और पढ़ते हैं कि मूल अधिकार कौन कौन से हैं, क्या है, इनसे संबंधित क्या क्या प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और साथ में इस लेक्चर में अपने ये भी ऐड करेंगे कि करंट में क्या चल रहा है, और साथ में अपने प्रीवियस ईयर में कहाँ कहाँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके बारे में भी बात करते हुए चलेंगे। चलिए शुरू करें अपने आज का लेक्चर। सबसे पहले क्या है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो देखिए, सबसे पहला ही प्रश्न आएगा आपके दिमाग में कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। भाई हमें तो इनका मतलब बताओ, क्या है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स बोले तो फंडामेंटल शब्द का ही मीनिंग क्या होता है? आधारभूत, मतलब ऐसी चीज जो जिसके बिना आगे का कुछ भी संभव नहीं है। यहां राइट्स की बात हो रही है, अधिकारों की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि एक मानव के वे अधिकार, एक मनुष्य के वे अधिकार जिनके बिना वो गरिमामय जीवन नहीं जी सकता। मानव के वे अधिकार जो एक व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने, उसे प्रॉपर विकास के, डेवलपमेंट के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए अनिवार्य होते हैं, और जिन्हें संविधान द्वारा गारंटी दी गई है, ऐसे मूल अधिकार, ऐसे अधिकार क्या कहलाएंगे? मूल अधिकार कहलाएंगे। एक बार फिर से अगर आप परिभाषा के तौर पर लिखना चाहें तो क्या बनेगी इसकी परिभाषा? कि एक व्यक्ति के गरिमामयी जीवन जीने हेतु, उसके उचित विकास हेतु जो आवश्यक अधिकार होते हैं और जिन्हें संविधान द्वारा गारंटी दी गई है, वो क्या कहलाते हैं? वो मूल अधिकार कहलाते हैं। पहला पॉइंट बनेगा। ये तो हो गए मूल अधिकार। जैसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। चलो, आपको लगेगा कि ये तो किताबी भाषा है, समझ में नहीं आया, तो आपको एक उदाहरण से समझा देते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य है। अगर वो एक व्यक्ति चाहे कि मुझे डेवलपमेंट करना है, एक व्यक्ति भी सभी के बराबर का जीवन जिए, तो सभी व्यक्तियों को बराबर ही क्या मिलनी चाहिए? स्वतंत्रता और समानता मिलनी चाहिए। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण है कि दलित समुदाय को, प्राचीन काल में दलित समुदाय को संविधान से पहले उस लेवल की बराबर की स्वतंत्रता और समानता नहीं मिली। इसी कारण से आज वो पूरे तरीके से विकसित नहीं हो पाए हैं और उन्हें आरक्षण की क्या है? जरूरत है। यही तो है आरक्षण का आधार। क्या है आरक्षण का, रिजर्वेशन का जो आधार है वो यही तो है कि भाई उनके साथ भेदभाव हुआ, उन्हें समानता और स्वतंत्रता उस लेवल पर नहीं मिली जिस लेवल पर एक मनुष्य को जरूरी होती है। तो इसके लिए ही क्या लाया गया? आरक्षण का प्रावधान लाया गया। तो अधिकार क्या है? वही तो है, स्वतंत्रता, समानता ही हमारे क्या है? मूल अधिकार है। लेकिन संविधान जब बनाया गया तो इस मनुष्य के इस गरिमामय जीवन के लिए अनिवार्य जो अधिकार थे उन्हें संविधान द्वारा गारंटी दी गई। गारंटी कैसे? कि भाई देखो, संविधान में कहा गया कि सभी नागरिकों को ये मूल अधिकार होंगे। अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के मूल अधिकार सरकार छीन लेती है, सरकार वो मूल अधिकार प्रदान नहीं करती है, तो सुप्रीम कोर्ट बैठा है सरकार के कान खींचने के लिए। तो ये क्या है? ये गारंटी है। तो ऐसे क्या कहलाएंगे? ये वाले अधिकार क्या है? मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार मानव अधिकार हैं जिन्हें संविधान द्वारा गारंटी है। इन खास बात क्या है इनकी? क्या खास बात है इनकी? इनकी खास बात है कि एक तो इनके बारे में ये बनेगा कि गरिमामयी जीवन के लिए अनिवार्य है। व्यक्ति के उचित विकास, चाहे वो विकास आध्यात्मिक हो, चाहे बौद्धिक हो, नैतिक हो, या भौतिक विकास हो, फिजिकल हो, ठीक है, तो वो विकास के लिए जो अनिवार्य होते हैं वो वाले होते हैं, और इन्हें संविधान द्वारा क्या है? गारंटी है। इन्हें संविधान द्वारा क्या है? गारंटी है। तो ये मूल अधिकारों के जो घटक हैं मुख्यतः यही हैं, संविधान द्वारा गारंटी। गारंटी। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं इनके बारे में। संवैधानिक प्रावधान ये कहते हैं कि भाई भाग नंबर कौन सा है? भाग नंबर 3 है, जिसे क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। मैग्ना कार्टा बोले तो आप कहोगे मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। ऐसा पत्र जिसमें कुछ अधिकार प्रदान करने की बात की गई हो, वो क्या कहलाता है? मैग्ना कार्टा कहलाता है, अधिकार पत्र कहलाता है। अधिकार पत्र कहें तो ये सबसे पहले मैग्ना कार्टा शब्द कहां से आया, इसकी बात करें। अधिकार पत्र, अधिकार पत्र है ये 1215 ईस्वी में। कब? 1215 ईस्वी में। 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट, ब्रिटिश किंग जो थे, ब्रिटिश सम्राट जो थे,
ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा अपने सामंतों को, फ्यूडल्स, सामंत को क्या कहेंगे, जॉन द्वारा अपने सामंतों को जारी किया गया अधिकार पत्र। अधिकार पत्र। सामंत क्या होते हैं, फ्यूडल, इंग्लिश में तो कहते हैं फ्यूडल, और सामंत होते हैं जागीरदार। आपने पढ़ा होगा, अपने जागीर दी गई थी राजाओं के द्वारा, भारत में हिस्ट्री में पढ़ते हैं अपन, तो जागीरदार ही ब्रिटेन में अपन उनको जागीरदारों को ही क्या कहते हैं, सामंत कहते हैं। आगे बात करें कि इसकी अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद कितने हैं, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद कितने हैं, 12 से 35। लेकिन ध्यान रखना, मूल अधिकारों का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 14 से 32 के बीच में ही है। अब आप कहेंगे कि बाकी बचे मूल अधिकार क्या करते हैं, फिर बाकी बचे अनुच्छेद क्या काम है उनका, तो बाकी बचे जो अनुच्छेद हैं, बाकी कौन से बचे, 12, 13, 33, 34 और 35, ये 5 जो अनुच्छेद हैं ये मूल अधिकारों के सहायक अनुच्छेद हैं। मतलब मूल अधिकारों को लागू करना है, उन्हें प्रभावी बनाना है, तो उसके लिए अनिवार्य बातें जो लिखी गई हैं वो किस में लिखी गई हैं, वो बाकी वाले अनुच्छेदों में लिखी गई है। आगे देखते हैं अनुच्छेद, फिर इसका स्रोत क्या है, या पहले प्रकृति लिखो, प्रकृति, नेचर क्या है इसका, प्रकृति वाद योग्य है या न्यायोचित है, यह कहा जा सकता है, वाद योग्य या न्यायोचित प्रकृति है, इंग्लिश में कहेंगे जस्टिसिएबल है, जस्टिसिएबल है। क्या मतलब होगा इसका, मतलब क्या है, ये तो किताब की भाषा है। मतलब क्या है, मतलब है कि वाद योग्य, अगर किसी व्यक्ति को मूल अधिकार नहीं मिले या सरकार एक व्यक्ति के मूल अधिकारों को छीन लेती है, मतलब सरकार ने ऐसा कोई नियम बना दिया जिससे एक व्यक्ति के मूल अधिकार छिन गए, तो वो व्यक्ति कहाँ जा सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, ये कहा गया है। जैसे आर्टिकल, इसमें बात करें तो अनुच्छेद 226 जो कहता है वो कहाँ जाने की बात करता है, हाई कोर्ट जाने की बात करता है, और अनुच्छेद 32 जो है ये सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करता है कि जब भी एक व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो, उस व्यक्ति को कुछ नहीं सोचना, वो एप्लीकेशन लगा सकता है, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डायरेक्ट एप्लीकेशन लगा सकता है। यही क्या कहलाता है, न्यायोचित। ध्यान रखना, पेपर में जो लाइन आएगी, पेपर में किताबी भाषा ही आएगी, पेपर में तो स्वाभाविक सी बात है। तो क्या है इसका मतलब कि मूल अधिकारों को वैधानिक शक्ति प्राप्त है, मूल अधिकारों को वैधानिक शक्ति प्राप्त है, मतलब उन्हें कानून, उनके लिए अनिवार्य कानून भी है, और इनके लिए 32 और 226 आर्टिकल भी काम करते हैं। क्लियर है। प्रकृति, नेचर, प्रकृति को इंग्लिश में क्या कहेंगे, नेचर क्या है इनका। फिर आगे और देखें, फिर स्रोत की बात करते हैं, सोर्स, सोर्स क्या है, अमेरिकी संविधान। सोर्स क्या है भाई इनका, अमेरिकी संविधान, अमेरिकी संविधान है। अमेरिकी संविधान में ये कहां से, देखिए अमेरिकी संविधान से भी जुड़ा एक फैक्ट है क्या, कि अमेरिकी संविधान में 1791 में बिल ऑफ राइट्स लाया गया था, बिल ऑफ राइट्स लाया गया था, और उसके माध्यम से ऐड किए गए थे 17। अब बात करें, बिल ऑफ राइट्स जो था वो अमेरिकी संविधान का 10वां संशोधन था। अमेरिकी संविधान का कितने नंबर का अमेंडमेंट था, अमेरिकी संविधान का 10वां संशोधन था, ये आपको ध्यान रखना है। अमेरिका संविधान में 1791 में बिल ऑफ राइट के थ्रू इन्हें ऐड किया गया था, और बाद में हम जब अपना संविधान बनाने लगे तो हमने लगभग 60 देशों के संविधान का जब मूल्यांकन किया तो उनमें हमें लगा कि अमेरिकी संविधान में ये एक अच्छी चीज़ है कि नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं, तो वो मूल अधिकार है। क्लियर है। तो 1791 में बिल ऑफ राइट्स। अब एक हेडिंग अपन लगाएंगे क्या, संख्या भी है, कितने मूल अधिकार, ये भी तो हमें पता लगे। हाँ जी, बात करेंगे संख्या का, नंबर्स की बात करेंगे कि कितने मूल अधिकार हैं। देखिए इसके 2 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। कैसे प्रश्न बनेंगे, नंबर 1, सबसे पहले तो अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान में कितने हैं, 6। मूल रूप से कितने थे, मूल रूप से कितने मूल अधिकार थे, 7। मूल रूप से बोले तो अर्थ क्या है इसका, इसका मतलब है ओरिजिनली, इंग्लिश में ओरिजिनली कहेंगे, या कहेंगे कि जब संविधान लागू हुआ तब,
जब संविधान लागू हुआ, मतलब 26 जनवरी 1950। ये भी लिख सकते हैं कि संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, उस समय क्या स्थिति थी, इसके लिए संविधान में बार बार शब्द आएगा, क्या, मूल रूप से। बार बार शब्द कैसा, जैसे आप पढ़ोगे कि क्या मौलिक रूप से संविधान में मूल कर्तव्य थे क्या, नहीं। फिर आप पढ़ोगे कि मूल रूप से लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, लोकसभा सीटें कितनी थी। तो मूल रूप से का मतलब जब संविधान लागू हो रहा है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, ओरिजिनली। ठीक है। अब देखो 6 अब हैं, पहले 7 थे, मतलब 1 हटाया गया है। तो हटाया गया कौन सा है, संपत्ति का अधिकार है। कौन सा हटाया है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट कर दिया गया। अब संपत्ति के अधिकार में कौन कौन से अनुच्छेद, अब क्योंकि सभी अधिकार जो हैं वो कहीं ना कहीं मेंशन है, तो अनुच्छेद इसका कौन सा था, एक तो अनुच्छेद हटाया गया है 19(1)(f) को हटाया गया था, और एक अनुच्छेद जो हटाया गया है वो हटाया गया है अनुच्छेद 31। ये कहां से हटाए गए हैं, पहले तो इनका ध्यान दें। ये संविधान से नहीं हटाए गए, बल्कि ये जो हटाए गए हैं मूल अधिकारों की सूची से हटाए गए हैं। अब बात करेंगे उसकी भी, आगे डिस्कशन करेंगे, लिखेंगे। हाँ, हटाया गया कौन से संविधान संशोधन से, 44वां संशोधन। 44वां संशोधन कब हुआ था, 1978 हुआ था, 1978 में हुआ था। और क्या खास बात है, ये सरकार किसकी थी, जनता पार्टी की सरकार थी। जनता पार्टी की सरकार, जिसके बारे में कहा जाता है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये जो कहावत बनी है वो इन पर बैठती है, क्योंकि इसमें जनता पार्टी में सभी जो लीडर थे वो अलग अलग थे। कोई कांग्रेस का पुराना लीडर था तो वो इसमें शामिल हो गया था, कांग्रेस को जिनमें प्रॉपर तरीके से महत्व नहीं मिल पा रहा था, जिनकी महत्वाकांक्षाएं कांग्रेस शांत नहीं कर पा रही थी, वो सभी इकट्ठा होकर कहाँ आ गए थे, जनता पार्टी। ठीक है, विपक्ष भी जनता पार्टी का विपक्ष भी था इसमें। चलिए, तो जनता पार्टी। और बात करें आगे, फिर इसमें और क्या है देखने वाला, कि इसमें पीएम कौन था, एक तो पीएम का नाम है, और एक नाम है किसका, राष्ट्रपति का। पीएम के बारे में बात करें, पीएम कौन थे, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। और अगर राष्ट्रपति की बात करें तो कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी इस समय क्या थे, राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल कब से कब तक रहा है, 1977 से 1982 तक नीलम संजीव रेड्डी रहे हैं। और ये भारत में पहली बार कब बने थे, अपने राष्ट्रपति कब बने थे, 25 जुलाई को राष्ट्रपति बने थे। और चूंकि इनके बाद सभी राष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल 5-5 साल का पूरा किया है, इसलिए आज भी वर्तमान में भी क्या स्थिति है, 25 जुलाई को ही राष्ट्रपति बनता है अपने। तो 1977 के बाद आज तक की यही कहानी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नीलम संजीव रेड्डी, जिनके बारे में एक फैक्ट ये भी है कि इन्हें ये भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति हुआ करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है, ये हो गया। लेकिन अब इसके हटाया गया, लेकिन इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है, एक हेडिंग लगाएंगे। क्या हेडिंग है, संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति। अधिकार की वर्तमान स्थिति। वर्तमान में ये कहां है, ये भाग नंबर 12 में है, भाग नंबर 12 में है, अनुच्छेद नंबर 300A में है। और बात करें, अब ये मूल अधिकार तो नहीं है, फंडामेंटल राइट तो नहीं है, लेकिन अब ये क्या है, अब ये संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है। अच्छा, इसमें दो बातें आपके दिमाग में आएंगी, क्या ध्यान देना है, पेपर में पूछ लिया जाए कि संपत्ति के अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट अबाउट द फंडामेंट अबाउट द राइट टू प्रॉपर्टी। इनके बारे में प्रश्न आ जाए तो ध्यान देना। पहला प्रश्न, क्या लाइन बनेगी, 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, पहला।
दूसरा स्टेटमेंट आएगा कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा संविधान से हटा दिया गया। संविधान से नहीं हटाया गया, संविधान में तो रखा गया है उसे, लेकिन कहां से हटा दिया गया? मूल अधिकारों से हटा दिया गया। तो अब वो मूल अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। क्या अंतर होगा? मूल अधिकार होता तो कहां जा सकते थे व्यक्ति? अगर मूल अधिकारों के उल्लंघन पर तो आपको जाने की अनुमति है कहां? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन संवैधानिक के अधिकार के उल्लंघन पर आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति नहीं है, हाई कोर्ट ही जा सकते हो। ये एक अंतर होता है इसमें, मूल अधिकार में और संवैधानिक अधिकार में। मतलब मूल अधिकार में पावर ज्यादा होती है, संवैधानिक अधिकार में पावर कम होती है। बस बेसिक सा इतना अंतर समझिए आप तो। ठीक है, चलिए हो गया वाला, वर्तमान स्थिति होगी, हटा दिए हैं। अब 6 कौन कौन से हैं उनकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात क्या करेंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व भी कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो मूल अधिकारों से जुड़े हैं, उनकी बात करेंगे। हेडिंग लगाएंगे, स्वतंत्रता से पूर्व मूल अधिकार संबंधी तथ्य, सम फैक्ट्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स बिफोर इंडिपेंडेंस। मूल अधिकार संबंधी तथ्य, मूल अधिकार संबंधी तथ्य क्या है? पहला प्रश्न की पहली लाइन क्या है कि सबसे पहले मूल अधिकारों की चर्चा, भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की चर्चा, सर्वप्रथम मूल अधिकारों का प्रावधान या मूल अधिकारों की चर्चा कह दें, वो चर्चा कहां हुई थी? वो अपने नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। क्या खास बात है नेहरू रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट जो आई थी वो 1928 में लाई गई थी। और यहां नेहरू का मतलब जवाहरलाल नेहरू नहीं, बल्कि उनके पापा अपने मोतीलाल नेहरू जी जो हैं, मोतीलाल नेहरू जी जो हैं उनके नेतृत्व में रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसमें कहा गया था कि भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार दिए जाएं, इसमें एक सिफारिश की गई थी इसमें। ठीक है, लेकिन चूंकि ये रिपोर्ट स्वीकार नहीं हो पाई थी, जिन्ना ने इस रिपोर्ट के अगेंस्ट में 14 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत कर दिया था, तो इस रिपोर्ट को नकार दिया गया था इसके बाद। तो इसलिए क्या होता है कि इसमें ये अपने मूल अधिकार नहीं मिल पाते हैं। फिर दूसरी अगर बात करें तो इसने फिर जो चर्चा हुई थी वो कहाँ हुई थी? कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन में। ये कराची अधिवेशन कब हुआ था? ये कराची अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1931 में। और अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कांग्रेस सेशन, कराची सेशन कांग्रेस का, ठीक है, कराची अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें बात की गई थी। क्या बात की गई थी इसमें? कहा गया था नागरिकों को 8 मूल अधिकार देने की बात की गई थी। भारतीय नागरिकों को 8 मूल अधिकार प्रदान करने, देने का प्रावधान था इसमें। ठीक है, लेकिन हालांकि चूंकि ब्रिटेन की ही अंग्रेजों की ही सरकार थी, अंग्रेज ही करता धरता हुआ करते थे, तो अपन तो क्या ही थे उस समय अधिकार देने वाले ना। तो नागरिकों को 8 मूल अधिकार कहा गया था भी अंग्रेजों, 8 मूल अधिकार तो दो एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए, वो क्या है? जरूरी है। फिर तीसरा जो है और बात करें इसमें, फिर एक समिति बनी थी, मूल अधिकार संबंधी सलाहकार समिति। मूल अधिकार संबंधी सलाहकार समिति। यह समिति कब बनी थी? ये 1947 में बनी थी। समिति कब बनी थी? जनवरी 1947 में बनी थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल।
सरदार वल्लभ भाई पटेल, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये थी, हालांकि इस समिति का पूरा नाम जो था वो पूरा नाम था मूल अधिकार, पूरा नाम जो था मूल अधिकार अल्पसंख्यक कौमा जनजातीय मामलों संबंधी, जनजातीय क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति, ये इसका पूरा नाम था। लेकिन चूंकि अपन मूल अधिकारों की बात कर रहे हैं तो इसलिए अपन ने मूल अधिकार वाला इसमें रेफरेंस लिया है, ठीक है। इस समिति में, अब ये समिति थी लेकिन ये समिति 3 मामलों से जुड़ी थी, तो अब इसमें आगे उप समितियां बनाई गई थी। तो उप समिति के तौर पर इसमें जो था 4 नंबर पे मूल अधिकार संबंधी उप समिति, मूल अधिकार संबंधी उप समिति, सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स संबंधी उप समिति। कब बनी थी ये बनी थी अपने फरवरी 1947 में, फरवरी 1947 में इसकी पहली बैठक होती है, 1947 में बनी थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी साहब जो हैं वो क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी, क्लियर है? जेबी कृपलानी। आगे बढ़े तो ये इनके फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए आज़ादी से पहले भी कुछ ऐसे फैक्ट थे जो पेपर में कई बार पूछ लिए जाते हैं, उनके बारे में अपने डिस्कशन किया। हो गया, आगे बढ़े। स्वतंत्रता से पूर्व वाली बातें होगी। अब देख लेते हैं कि संख्या क्या है, मूल अधिकारों की संख्या, मूल अधिकार कौन कौन से हैं, उनकी जो संख्या है उसके बारे में बात करेंगे। मूल अधिकार कुल कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं। कौन कौन से हैं अगर उनकी बात करें तो देखिए, यहां तो अपन लिखेंगे पहले मूल अधिकार का नाम, एक टेबल बनाएंगे, और यहां क्या लिखेंगे अपन? अनुच्छेद, आर्टिकल। आर्टिकल नाम की बात करें, सबसे पहला नाम है क्या? समता का अधिकार, समानता या समता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू इक्वलिटी है। और ये इक्वलिटी वाली जो बात कही गई है ये कहाँ कही गई है? अनुच्छेद 14 से 18 में कही गई है। और आगे बढ़े, दूसरा क्या है? दूसरा राइट टू फ्रीडम है, स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम। ये फ्रीडम जो है ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? ये कहाँ है? ये 19 से 22 है। फिर आगे तीसरा जो मूल अधिकार है वो क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अधिकार है। और ये कहाँ है? ये अनुच्छेद नंबर 23 और 24 में है, 23 और 24 में है, ठीक है। तो ये हो गया मतलब राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। चौथे की बात करें तो चौथा मूल अधिकार कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। जो ये अधिकार जो है धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म का एक सिंबल है। सेकुलरिज्म बात करेंगे अपन इसमें, प्रस्तावना जब बात की भी थी अपन ने प्रस्तावना वाले लेक्चर में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, रिलीजियस फ्रीडम। और ये कहाँ मेंशन है? ये मेंशन है अपने अनुच्छेद 25 से 28 में। फिर आगे और कौन सा है? पांचवा, ये संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार है, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार है। और ये जो अधिकार है ये मेंशन है अनुच्छेद 29 और 30 में। क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है। और ये किससे जुड़े हैं? ये अल्पसंख्यकों से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? माइनॉरिटीज से, अल्पसंख्यकों से जुड़े हैं, माइनॉरिटीज के बारे में है, अल्पसंख्यकों के बारे में है। एक तो ये ध्यान रखें।
क्या है अल्पसंख्यक? बोले तो ऐसे लोग जिनकी जनसंख्या, ऐसे समुदाय जिनकी जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या के 50% से कम है, वो माइनॉरिटीज है। और भारत में ऐसे 6 समुदाय हैं जिनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। जैसे कौन कौन से हैं? मुस्लिम, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई और जैन। जैन जो है वो अंतिम अपना समुदाय है जिसे 2014 में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। 6 नंबर बात करें तो ये क्या है? संवैधानिक उपचारों का उपबंध है। संवैधानिक उपचारों का उपबंध है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडीज का मतलब क्या होता है? रेमेडीज उपचार तो तब होता है ना जब कुछ नुकसान हो जाएगा, भी कोई बीमारी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तभी तो उपचार करोगे, ऐसे उपचार कहां से होगा? तो ये क्या है? ये बाकी सभी का क्या है? प्रोटेक्टर है। ये आर्टिकल 32, कौन सा अनुच्छेद है इसमें? आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि तुम चिंता मत करो रे बाकी वालों, बिल्कुल ही लोड मत लेना। तुम जब जब एक व्यक्ति के पास ऊपर वाले 5 अधिकार नहीं होंगे तो ये बैठा छठा अधिकार, ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि सरकार के कान खींच ले, कान पकड़ ले सरकार के, सरकार से सवाल करे, क्यों भाई नागरिकों के मूल अधिकार क्यों छीन रहे हो रे तुम? तो ऐसे सवाल कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट को पावर कहां से मिली है? आर्टिकल 32 से मिली है। आर्टिकल 32 में क्या लिखा है कि जब जब व्यक्ति के मूल अधिकारों को छीना जाएगा, छीन लिया जाएगा सरकार के द्वारा, तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट आएगा और सुप्रीम कोर्ट आने पर सुप्रीम कोर्ट सरकार से जवाब मांगेगा, क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? और सरकार ने अगर गलत किया है तो सरकार को उस निर्णय को बदलने के लिए कहेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट है, ये मूल अधिकारों की गारंटी देने वाला मूल अधिकार है। मतलब अगर इसे हटा दिया जाए ना तो मूल अधिकारों का अपना महत्व ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय कहा है। तो आर्टिकल 32 के बारे में याद रखना, पढ़ेंगे आगे, डिस्कशन करेंगे आगे, जब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तब लिखेंगे भी। शुरू करें, आगे आगे बढ़े। ये लिस्ट है इनकी, याद करना है। अभी देखिए 30 के बाद सीधा 32 आ गया, 31 कहाँ गया? 31 वाला यहाँ गया, जो मैंने अपन ने लिखा था 31 वाला, ये रहा अनुच्छेद 31। क्लियर है? तो ये वाला डेटा आपको यहां ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और कौन से मूल अधिकार है ना। अब अपने बात करेंगे किसकी? अनुच्छेद नंबर 12 से शुरू करेंगे। अनुच्छेद नंबर 12, अनुच्छेद नंबर 12 क्या है? सबसे पहले तो देखिए राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, राज्य के बारे में ध्यान रखना। राज्य वर्ड जो है, स्टेट वर्ड जो है, डेफिनेशन ऑफ ए स्टेट है, स्टेट की बात हो रही है। स्टेट राज्य की परिभाषा है। राज्य की बात करें तो स्टेट शब्द जो है वो देश के लिए भी आया है, और राज्य पर्टिकुलर राज्य के लिए, स्पेसिफिक राज्य जैसे कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, इन सब के लिए भी आया है। तो देश वाला जो जो शब्द है भी, राज्य शब्द देश के संदर्भ में कहां कहां यूज होगा, इसके रेफरेंस में कहां कहां यूज होगा, अगर बात करें तो भाग 5 से पहले, भाग 5 तक जो है वो क्या यूज होगा? ये होगा। भाग 6 में अगर बात करें, 5 के बाद जितने भी भाग हैं, भाग 6, यहां हमें ध्यान देना पड़ेगा राज्य, वरना भाग 5 से पहले बोले तो अनुच्छेद नंबर 51A। और फिर इसके बाद बात करें तो अनुच्छेद नंबर 52 से 151 तक, ठीक है, 52 से 151 तक जितने भी आर्टिकल हैं, मतलब शुरू से 1 नंबर आर्टिकल से लेकर 151 तक जो बात की गई है वो राज्य की बात की गई है। और राज्य कौन सा? देश के संदर्भ में बात की गई है। तो यहाँ राज्य की परिभाषा है, ये भी किसके संदर्भ में है? यहाँ देश के संदर्भ में है। और देश में कहें तो ये सरकार के संदर्भ में है। एक तो ये ध्यान देना। और क्या बात करें, क्या क्या शामिल है? पहला ही प्रश्न क्या बनेगा? शामिल क्या है? शामिल क्या है? तो शामिल है इसमें राज्य के रूप में क्या क्या शामिल है? पहला तो केंद्रीय स्तर पर है। केंद्रीय स्तर पर क्या? एक तो केंद्रीय विधायिका और केंद्रीय सरकार, मोदी जी, मतलब मोदी जी की जो सरकार है वो किस में है? वो राज्य का अंग है। अब विधायिका में कहें तो विधायिका को, केंद्रीय विधायिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है, और जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट कहा जाता है। पार्लियामेंट कहा जाता है। क्लियर है? सरकार, ये अपने मोदी जी जो हैं उनके बारे में बात हो रही है। मोदी जी और उनके मंत्री जो हैं वो उनके बारे में डिस्कशन है। दूसरा बात करें कि अभी दूसरा है राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर क्या है? एक तो राज्य का विधानमंडल है। राज्य क्या विधानमंडल है?
और साथ में बात करें राज्य की सरकार है। विधानमंडल को इंग्लिश में कहेंगे लेजिस्लेचर। क्या कहेंगे? लेजिस्लेचर। तो ये लेजिस्लेचर है। आगे देखें, तीसरा पॉइंट क्या बनेगा कि अब देखो भारत में 3 स्तर पर ही तो सरकारें होती हैं। एक व्यक्ति 3 ही तो वोट डालता है मेनली। कौन कौन से? मोदी जी के लिए मतलब लोकसभा चुनाव में डालेगा, फिर दूसरे विधानसभा चुनाव में वोटिंग करते हैं अपन, और फिर एक होता है अपने स्थानीय निकाय, मतलब या तो पंचायती के जो पंचायती राज है, या फिर क्या है नगर पालिका वाले हैं। नगर पालिका बोले तो तीनों ही आ जाती हैं उसमें, नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम, उन तीनों वाले। तो यहाँ राज्य क्या है? राज्य के बाद तीसरे स्तर की सरकार भारत में पाई जाती है जो है वो स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार बोले तो कौन कौन से, इसमें क्या क्या शामिल है, ध्यान दें इधर। एक तो स्थानीय सरकार, एक तो इसमें शामिल है पहला पंचायती राज, दूसरा इसमें शामिल है नगर पालिकाएं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, म्युनिसिपल बॉडीज, नगर पालिकाएं। नगर पालिका में तीनों आ जाती हैं, ध्यान रखना, नगर पालिकाएं ही लिखा हुआ है संविधान में, नगर पालिकाएं हैं। और तीसरा छावनी बोर्ड, जिला बोर्ड, वो सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, ये सब भी इसके अंदर इंक्लूड है। चौथा क्या है? सार्वजनिक उपक्रम है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, पीएसयू जिन्हें कहा जाता है, सार्वजनिक उपक्रम है, पीएसयू है। उदाहरण के तौर पर अगर कहें, उपक्रम का मतलब कंपनी, सरकार की सभी कंपनियां क्या है वो राज्य का अंग है, राज्य की परिभाषा में शामिल होती हैं। अगर उन कंपनियों ने किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपन। इसका मतलब तो यही हुआ, राज्य का मतलब तो यही तो है, ठीक है। तो ये राज्य है। सार्वजनिक उपक्रम में उदाहरण देखें तो उदाहरण है, एक तो सेल, एक है बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक है एफसीआई, एक है ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो भारत में एमएसपी वाला पूरा प्रोसेस देखता है, अनाज भंडारण के लिए होता है। और एक होता है एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, एलआईसी 1956 नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, पांचवी बात करें तो अन्य संस्थाएं जो सरकार ने गठित करी है, अन्य संस्थाएं जो सरकार ने गठित करी हैं, तो सरकार द्वारा बनाई गई अन्य संस्थाएं जो होती हैं वो भी किसका पार्ट है? वो इन्हीं का पार्ट है, ठीक है। सरकार द्वारा गठित अन्य संस्थाएं, ध्यान रखना, अन्य संस्थाओं में सभी संस्थाएं नहीं आती, कुछ संस्थाएं इसके दायरे से बाहर है। जैसे एनसीईआरटी इसके दायरे से बाहर है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने केस में डिसीजन दिया है कि एनसीईआरटी इसमें बाहर है, ठीक है। फिर एक इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है, एक फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारतीय न्यायालय इसके दायरे से क्या है? बाहर है। तो ध्यान दें क्या है जो शामिल नहीं है। अब उनकी बात करें तो इसमें एक नाम ध्यान देना, भारतीय न्यायालय, भारतीय न्यायालय, ठीक है, वो इसका अंग नहीं है। ये परिभाषा है किसकी? राज्य की। अब एक चीज यहां, एक इसके ब्रैकेट में एक चीज और लिखे, क्या अनुच्छेद 36 में भी यही परिभाषा है? अनुच्छेद 36 में भी, वहां भी आपको पढ़ना है। डीपीएसपी जब पढ़ना शुरू करते हैं तो पहला ही आर्टिकल क्या आता है कि राज्य की परिभाषा, तो आर्टिकल 36 और 12 में इक्वली ही परिभाषा है, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं है, ठीक है। तो ये परिभाषा है। फिर अनुच्छेद 13 की बात करेंगे आगे। क्या कहता है अनुच्छेद 13? अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत, मूल अधिकारों से असंगत व उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, अल्पीकरण ब्रैकेट में करें कमी या कटौती करने वाली विधियां, शून्य होंगी। ये संविधान में लिखा हुआ है,
ठीक है, तो ध्यान देना, कई बार पेपर में शब्दशः पूछता है। अभी आगे अपन डिस्कशन करेंगे अपने जो PYQ सीरीज जो अपन चलाएंगे पॉलिटी की, उसमें इन पे भी विचार करेंगे कि संविधान में कौन सा शब्द है और कौन सा नहीं है। तो ये संविधान की लिखी ही लाइन है पूरे तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है। असंगत, असंगत को कहते हैं इनकंसिस्टेंट, मतलब इनके खिलाफ है, मूल अधिकारों के खिलाफ है। और अल्पीकरण का मतलब है मूल अधिकारों में कमी करने वाला कोई कानून अगर बना दे तो वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहा गया है। अनुच्छेद 13, अब इसमें 2-3 बातें इसकी खास हैं, इससे पूछा जाता है इससे प्रश्न। ठीक है, इस साल भी पेपर में प्रश्न इससे आए हुए हैं, जैसे कि प्रश्न आया था विधि की परिभाषा किस अनुच्छेद में है, तो याद करें, तो बात करेंगे ना। नंबर 1, सबसे पहले इसमें 13(1) अनुच्छेद जो है वो एक सिद्धांत प्रतिपादित करता है, क्या? आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। क्या है? आच्छादन का सिद्धांत क्या होता है? इसका मतलब है कि जो संविधान से पहले का या संविधान से बाद का अगर कोई नियम मूल अधिकारों से 36 का आंकड़ा रखता है तो वो नियम, वो अधिनियम अभी वर्तमान में जीवित नहीं रह सकता, उस अधिनियम को उस लागू नहीं कर सकते, वो ये बात कहता है। तो ये क्या है कि संविधान पूर्व और संविधान बाद का जो अधिनियम है वो लागू नहीं हो सकता, ये इसमें कहा गया है। क्लियर है? तो इसके बारे में बात करें। संविधान पूर्व अथवा पश्चात के नियम अथवा पश्चात बनाए गए अधिनियम जो मूल अधिकारों के खिलाफ हैं, जो मूल अधिकारों के खिलाफ हैं या मूल अधिकारों में कटौती करते हैं, कटौती करते हैं, शून्य माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? शून्य माने जाएंगे, मतलब असंवैधानिक हो जाएंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएंगे, असंवैधानिक कंसीडर किए जाएंगे। असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो असंवैधानिक माने जाएंगे। यह है आच्छादन का सिद्धांत। 1955 में भिखाजी एक वाद हुआ था, भिखाजी वाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, यह आच्छादन का सिद्धांत है। कानून चाहे संविधान से पहले का हो, संविधान से बाद का हो, इट डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि क्या वो मूल अधिकारों के खिलाफ है या नहीं। अगर नहीं है तो बिल्कुल सही चलता रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई इशू नहीं है, लागू रहने दो। अगर उसकी एक भी लाइन है तो फिर दिक्कत है भैया पूरे इस कानून में। ठीक है ना, तो ये आच्छादन का सिद्धांत है। दूसरा क्या है? 13(2) क्या कहता है? ये पृथक्करण का सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है। ये पृथक्करण के सिद्धांत की बात करता है, पृथक्करण का सिद्धांत है। क्या कहता है? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। क्या मतलब होता है इसका? पृथक्करण का सिद्धांत ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई ऐसा, ये क्या कहता है? इसका कहना है कि मान लीजिए एक कानून बनाया संसद ने, उस संसद के कानून में 10 लाइन है, लेकिन उस 10 में से एक ही लाइन क्या है? मूल अधिकारों के खिलाफ है, बाकी 9 लाइन जो है वो मूल अधिकारों के बराबर है, मूल अधिकारों के हिसाब से है। तो ये लाइन कहती है, 13(2) कहता है कि फिर इसमें क्या होगा, आपको पूरा कानून को जीरो करने की जरूरत नहीं है। आप उस कानून की एक जो लाइन है उस लाइन को ही काट दो, उस लाइन को ही डिलीट करवा दो, उस लाइन को ही असंवैधानिक करार दे दो, ये काम चल जाएगा। तो ये पृथक्करण है। पृथक बोले तो अलग करना, अलग करना ही तो होता है किसी चीज को। तो हमने पूरे कानून से एक लाइन अलग कर दी। कौन सी लाइन अलग कर दी? जो मूल अधिकारों के खिलाफ थी, वो लाइन हमने क्या कर दी? अलग कर दी। तो वो वाला क्या कहलाता है? पृथक्करण का सिद्धांत है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि पूरा कानून की बजाय, ठीक है, पूरे कानून की बजाय जो भाग कानून का है, जो भाग मूल अधिकारों के खिलाफ है, उसे अशून्य घोषित किया जाए, शून्य घोषित किया जाए। लिखेंगे इसके अनुसार
इसके अनुसार संपूर्ण अधिनियम की बजाय संपूर्ण अधिनियम की अपेक्षा अधिनियम का मूल अधिकारों से असंगत अधिनियम का मूल अधिकारों से असंगत भाग ही शून्य घोषित किया जा सकता है, भाग ही असंवैधानिक घोषित किया जाए। किया जाए। ये तो उसी प्रकार हो गया, केले में होता है ना, केले में कि केला जब अपन खाते हैं तो ऊपर से थोड़ा सा कई बार वो दबा हुआ होता है, तो अपने को लगता है कि नहीं नहीं यार ये सही नहीं है, अपन क्या करते हैं उसको ऊपर से निकाल देते हैं। ऐसा होता है ना अपनी सोसाइटी में, चीज़ अपने देखते हैं तो है। तो ये वाला वही बात हुआ, अपने खूब सारे हैं, आम के भी साथ ये होती है कि ये तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ खाने पीने की चीज़ों का, यही उदाहरण इसमें लागू हो गया। कैसे लागू हो गया कि यार पूरे कानून को क्यों कर रहे हो, पूरा कानून बनाया है उसमें 9 पॉइंट ठीक है, एक ही तो गलत है, उस एक को हटाओ और खत्म करो और कानून को लागू करो। तो ये वाली बात है, क्या ये पृथक्करण का सिद्धांत है। ठीक है, आगे देखते हैं 13(3). 13(3) क्या कहता है, ये विधि की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ द लॉ, विधि की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ द लॉ, डेफिनेशन ऑफ लॉ, विधि की परिभाषा है। क्या है विधि की परिभाषा में, देखिए कि कानून, विधि बोले तो कानून कह दो, अधिनियम कह दो, एक ही बात है विधि ना। चलो आगे बात करें, शामिल क्या है विधि की परिभाषा में, विधि में शामिल क्या है, शामिल है अधिनियम जो किसने बनाए हो, शामिल है अधिनियम जो किसने बनाए हो, या तो बनाए हो संसद ने, अधिनियम 2 ही संस्थाएं बनाती हैं भारत में, कौन कौन से, या तो बनाए हो संसद द्वारा या फिर राज्य विधानमंडल द्वारा। राज्य विधानमंडल द्वारा। फिर और क्या हो सकता है, और ऑर्डिनेंस जो होते हैं, अध्यादेश जो होते हैं, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जो है, ऑर्डिनेंस, और इन्हें क्या कहते हैं, एक्ट कहते हैं, ऑर्डिनेंस जो है। अब ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर भी भारत में किसके पास है, 2 ही लोगों के पास है, 2 ही पद पर आसीन व्यक्तियों के पास है। एक तो क्या है राष्ट्रपति द्वारा, और एक क्या है राज्यपाल है, इनके पास ये पावर है। ऑर्डिनेंस क्या होता है, अध्यादेश क्या होता है, कि देखिए भारत में तब तक कोई कानून नहीं बनेगा जब तक क्या हो जाए, जब तक कि संसद से बोले तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जब तक ये तीनों मिलकर किसी कानून पर अपनी सहमति नहीं दे देते तब तक वो भारत में कानून नहीं बनेगा। और लेकिन लोकसभा और राज्यसभा तो साल में 3 महीने ही बैठती हैं, 3 सत्र होते हैं, ग्रीष्मकालीन, अपने मानसून सत्र और शीतकालीन, 3 ही तो होते हैं। ग्रीष्म में मतलब बजट वाला सत्र जो होता है, तो 3 होते हैं, 3 महीने ही बैठते हैं, बाकी 9 महीने अगर कानून की जरूरत पड़ जाए तो क्या करोगे भाई, तब कैसे निपटोगे सिचुएशन से। तब इसके लिए इमरजेंसी के लिए राष्ट्रपति को कहा गया है कि राष्ट्रपति महोदय आप तो जो बातें चाहिए वो लिखना पेज पर और नीचे सिग्नेचर करके मंत्रियों को दे देना, वही क्या बन जाएगा, वो भी कानून बन जाएगा। और ऐसे कानून को किस नाम से जाना जाएगा, अध्यादेश। हालांकि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं लिखता है बात, वो प्रधानमंत्री तय करते हैं, वो मंत्रिपरिषद तय करती है कि क्या क्या पॉइंट्स की जरूरत है, हमें किस किस प्रकार का कानून चाहिए वो लेकिन साइन किसके चलते हैं, राष्ट्रपति के। और इसी प्रकार की राज्य में पावर किसके पास है, राज्यपाल के पास होती है, गवर्नर के पास होती है। ठीक है, गवर्नर। चलो आगे बढ़े, और क्या है इसमें शामिल, क्या है तीसरा इसमें गवर्नमेंट के मतलब शासकीय आदेश जो हैं, शासकीय आदेश हैं, ऑर्डर जो होते हैं, नियम होते हैं, विनियम होते हैं,
ये सब क्या होते हैं, ये भी। अब आदेश, सरकार ने कोई ऑर्डर निकाला, सरकार के किसी विभाग ने ऑर्डर निकाला, वो आदेश है। नियम मतलब कानून तो मोटे मोटे तौर पर बने होते हैं, कानूनों को लागू करने के लिए नियम भी बनाए जाते हैं, तो वो नियम होते हैं। विनियम मतलब जो अपने मंत्री जो होते हैं, मंत्री लोग जो होते हैं, या जो कानून बनाया जाता है उसमें मोटी मोटी खास खास बातें ही ऐड की जाती हैं, छोटी मोटी बातों के लिए नीचे लिख दिया जाता है। जैसे जिला कलेक्टर के पास ये पावर होती है, जिला जब भी कोई योजना बनती है, तो जब भी कोई नियम बनता है तो उसके नीचे एक लाइन लिखी होती है कि जिला अधिकारी अपने स्वविवेक से भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अनिवार्य जो है वो उनको जोड़ सकते हैं, तो जिला कलेक्टर के पास पावर होती है। और ऐसी शक्तियां क्या कहलाती हैं, विनियम कहलाती हैं, उपनियम कहलाती हैं, तो उनको भी इंक्लूड किया गया है इसके अंदर। ठीक है, और क्या है, कोई ऐसी परंपरा, अन्य रूढ़ि या परंपराएं जो कानून का बल रखती हों, मतलब जो कानून की तरह काम करती हों, ऐसी कोई परंपरा चली आ रही है प्राचीन काल से, या ऐसी कोई परंपरा आज़ादी के समय से ही चली आ रही है, तो उसको भी एक कानून की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो ये सब क्या है, ये कानून के पार्ट है, अधिनियम है, विधि के पार्ट है। आपसे पूछे विधि क्या है भारत में, जो बार बार अपन कहा गया ना, देखो अनुच्छेद 13 में कहा तो गया है कि असंगत व उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, तो इन विधियां, ये विधियां है क्या, ये क्वेश्चन मार्क जो लगा, इस क्वेश्चन मार्क का जवाब हमें कहां मिला, इसमें मिला कि ये विधियां होती। क्लियर है, तो ये अपना हो गया 13(3). एक अनुच्छेद और है इसमें 13(4), जिसको लेकर काफी बवाल हुआ था। 13(4) अनुच्छेद 13(4) क्या कहता है अनुच्छेद 13(4)? संविधान संशोधन जो है वो अनुच्छेद 13 के अधीन नहीं है। अनुच्छेद 13 संविधान संशोधनों पर लागू नहीं होता। संविधान संशोधन जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 368 में, संविधान संशोधन पर लागू नहीं होता। नहीं होता। ये क्या है, ये कब जोड़ा गया, जोड़ा गया बाद में, जोड़ा गया 24वां संशोधन 1971। 24वां संशोधन 1971। कौन था पीएम, कौन था इस समय? इंदिरा गांधी। अगर राष्ट्रपति पूछे तो वीवी गिरी साहब इस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे भारत के। ठीक है, पीएम था इंदिरा गांधी, उस समय पीएम हुआ करती थी। क्या खास बात है इसकी? खास बात यह है कि इसमें मुद्दा क्या हुआ, कहानी कहां उलझी, कहानी उलझी, कहानी शुरू होती है सबसे पहले 1951 में। शंकरी प्रसाद केस था। शंकरी प्रसाद केस में कहा गया कि भाई संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंदिरा अपने जो पीएम थे खुश थे, ठीक है, कर सकती है संसद के, और बनता भी है। संविधान संशोधन की शक्ति कहाँ है? संसद के पास ही तो है। शंकरी प्रसाद केस वाद। फिर उसके बाद आया एक केस 1965 में। कौन सा केस था? यह केस था अपने सज्जन सिंह। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। इसमें भी कहा गया कि हाँ, संसद जब चाहे तब मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। 1967 में आया गोलकनाथ केस। 1967 में आया गोलकनाथ केस, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। इस पंजाब राज्य वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन बदल दिया। बस इसी बात पे मुद्दा यहीं आ गया कि ये 13 लागू होता है कि नहीं होता है। ये 24वें संशोधन का बैकग्राउंड क्या है, मैं इसकी कहानी आपको बता रहा हूं ना, कि 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद जब चाहे तब बदलाव कर सकती है, संसद के पास ये पावर है। ठीक है, मूल अधिकारों की बात हो रही है ना। फिर 1965 में कहा गया कि संसद जिस संविधान में चाहे जिस भाग में चाहे वहां संशोधन करे, अमेंडमेंट करे, कोई इशू नहीं है किसी प्रकार का। और संविधान निर्माताओं ने तो कहा है कि भाई संसद ही बदलेगी पूरे संविधान को जब भी बदलेगी, क्योंकि संसद में किसके लोग हैं? जनता द्वारा चुने गए लोग हैं, और जनता की मर्जी होगी संविधान बदलने की तो बदल दो ना संविधान, बुरा कहाँ है इसमें, गलत कहाँ है? तो ये बात कही गई 1967 में।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं भाई साहब, संसद संशोधन नहीं कर सकती, संसद मूल अधिकारों में तो नहीं कर सकती, बाकी बदलो यार कुछ भी। इंदिरा गांधी को ये बात हिट कर गई कि ये क्या तरीका है, संसद क्यों नहीं बदल सकती भाई, संसद के पास पावर है, जिस संसद में जिसके पास बहुमत होगा वहां संविधान में बदलाव भी होगा। तो इस बात को लेकर इस सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को, गोलकनाथ केस को, डिसीजन को अप्रभावी करने के लिए, इसके निर्णय को काटने के लिए इंदिरा गांधी ने कौन सा संविधान संशोधन करवाया था, 24वां संशोधन 1971 करवाया था, और उसमें लिखवाया था कि सुप्रीम कोर्ट यही तो कह रहा है कि आर्टिकल 13 रोक रहा है, कि कौन सा आर्टिकल संसद को मूल अधिकारों में कटौती करने से रोक रहा है, आर्टिकल 13 ही तो रोक रहा है, क्योंकि 13 ही तो कहता है कि भाई जहां जहां बात आएगी मूल अधिकारों में कटौती करने की, वो विधि, वो कानून क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यही तो बात है। इंदिरा गांधी ने कहा ठीक है लाओ अपन चेंज करते हैं। चेंज किस में करेंगे, अनुच्छेद 13 में ही चेंज करते हैं। जोड़ो आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल जोड़ो, 13(4) जोड़ो और उसके लिखो कि अनुच्छेद 13 के दायरे से बाहर है क्या, संविधान संशोधन, मतलब अनुच्छेद 368 के अंदर जो होगा वो अनुच्छेद 13 में लागू नहीं होगा। ये बात कही गई थी 1967 में। उसके खिलाफ ये 1967 में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ ये जो अमेंडमेंट है वो लाया गया था। क्लियर है। हालांकि इसके बाद अपने जो अगला जो केस था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस जो था 1973 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी ढांचे का, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो कंसेप्ट दिया था, उस कंसेप्ट को लेकर बाद में सहमति बन गई थी। ठीक है, तो ये 24वां संशोधन की कहानी है ये वाली। आगे अलग से पढ़ेंगे, इनको सभी को पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, एक टॉपिक अलग से बनाएंगे इसका, मूल अधिकारों में संशोधन, तो उनको लेकर अपन वहां इन केसेस की चर्चा करेंगे। इस केस में क्या था, किस प्रकार से डिसीजन आया, कौन सा ऐसा पॉइंट था जो रोक रहा था। ठीक है, चलो बात करेंगे आगे। अनुच्छेद हो गया 24वां संशोधन 1971 हो गया। 13(4) ये अपना 13(4) कंप्लीट हुआ, 368 पर लागू नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। बात करें अनुच्छेद पहला मूल अधिकार है अपना, 1 नंबर मूल अधिकार है क्या, समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। इक्वलिटी। अनुच्छेद कितने हैं, अनुच्छेद 14 से 18 है। शुरू करेंगे, आज पढ़ेंगे इसके बारे में। अनुच्छेद 14 से 18 क्लियर है। फिर देखेंगे, इसमें हेडिंग लगा के छोड़ेंगे आज अपन, अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, लेकिन आज अपन हेडिंग लगाते हैं क्या, अनुच्छेद 14, ताकि अगली क्लास जब अपन शुरू करें तो अपने को आइडिया रहे कि हाँ हमने कहां से क्लास शुरू करनी है। क्या है इसमें, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, ये वाली बात कही गई है। विधि के समक्ष समता का क्या मतलब है कि कानून के सामने सभी समान होंगे, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इंग्लिश में पहले तो इसका इंग्लिश लिखे क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ। विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या बनेगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, ये है। बेसिकली बता देता हूं, थोड़ा सा डिस्कशन अपन कल की क्लास में करेंगे, लेकिन यहाँ विधि के समक्ष समता मतलब क्या है कि कानून के लिए सभी समान होंगे, कोई मंत्री है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने क्राइम किया, मान के चलते हैं कि एक व्यक्ति ने क्राइम किया जो साधारण है, अपने जैसा एक साधारण व्यक्ति है, किसी बड़े पद पर आसीन नहीं है, कोई मंत्री का बेटा नहीं है, एक साधारण व्यक्ति है। दूसरा एक व्यक्ति ऐसा है जो कि मंत्री है और एक बड़े पद पर आसीन है। कुछ अपवाद है, उन अपवादों को छोड़कर, अपवाद की बात करेंगे आगे, लेकिन अपवादों को छोड़कर कि कोई बड़े पद पर आसीन व्यक्ति है, बड़े घर का बच्चा है, उसने, अगर बड़े घर का कोई व्यक्ति है, उसने अपराध कर दिया है, तो दोनों को सजा समान ही मिलेगी। ये नहीं होगा कि भैया तू अमीर है, ले पैसे दे दे थोड़े से, तेरा काम इजी कर देते हैं, नहीं होगा। दोनों ही समान हैं, दोनों ने अगर सेम अपराध किया है तो सेम ही पनिशमेंट मिलनी तय है। इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि अपराध करने वाले का बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो ये विधि के समक्ष समता है, मतलब कि ये प्रभाव नहीं पड़ेगा कि पहले तुम राजा रहे हो या नहीं रहे हो,
वर्तमान में राजा भी बराबर है और राजा की प्रजा भी बराबर है, ठीक है, तो दोनों ही बराबर माने जाएंगे। विधि का समान संरक्षण क्या कहता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि भाई आपके ये बराबर तभी होंगे जब परिस्थितियां क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर परिस्थितियों में अंतर आ गया तो न्याय की जो प्रक्रिया है, न्याय का जो मतलब न्याय का जो रूप है उसमें भी क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। अंतर कैसे आ जाएगा कि डिसीजन में अंतर आ जाना फिक्स है। जैसे कि एक तो अपराध किया है 10-11 साल के बच्चे ने और एक अपराध किया है 25 साल के व्यक्ति ने, तो क्या अब सेम अपराध है, दोनों ने ही मान लीजिए एक बिस्किट का पैकेट चोरी किया है, केस तो बनेगा उनके खिलाफ। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, बिस्किट का पैकेट, अब बच्चे से मर्डर तो कैसे करवाएं, तो स्वाभाविक सी बात है कि अपने क्या ही करना पड़ेगा, बिस्किट का पैकेट ही चोरी करवाना पड़ेगा। तो उस बिस्किट का पैकेट जो चोरी किया गया है उस पैकेट पे 10 साल के बच्चे को और 25 साल को समान सजा नहीं मिलेगी, सजा अलग अलग मिलेगी, क्योंकि 10 साल वाले के पास तो परिस्थितियां ही नहीं थी, उसे तो ज्ञान ही नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं, 25 साल वाले को तो पता था, ठीक है ना। तो ऐसा होगा, मानसिक रूप से विक्षिप्त कोई व्यक्ति है तो उसके साथ भी ऐसा ही किया जाएगा, उसके साथ भी ऐसा ही होता है कि भाई अलग व्यवहार हो सकता है। तो ये इक्वली मेनली ये किस पर बेस्ड है कि इसके बिना ये अधूरा है। अगर विधि का समान संरक्षण नहीं बनाया जाए, नहीं लागू किया जाए और सिर्फ विधि के समक्ष समानता की ही बात की जाए ना, तो भैया अन्याय हो जाएगा, न्याय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो कहता है सभी को समान रखो, लेकिन जब परिस्थितियों में अंतर होगा तो भैया सजा में भी तो अंतर होगा। एक मर्डर किया जाए शौक से, एक मर्डर किया जाए पूरी प्लानिंग के साथ, और एक मर्डर हो जाए किस में, सेल्फ डिफेंस में मर्डर हो जाए, तो दोनों में अंतर होता है। तो दोनों में अंतर होगा, मर्डर तो दोनों में ही हुआ है, इसके हिसाब से देखा जाए तो मर्डर तो दोनों में ही हुआ है। लेकिन यहां ये कहता है कि नहीं नहीं, मर्डर तो हुआ है, माना आपकी बात, लेकिन परिस्थितियों में तो अंतर था ना, तो इस वजह से तो ये क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर चलेंगे, साथ चलेंगे और अपन आगे बढ़ेंगे। कल की क्लास में अपन आगे बढ़ेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। कल यही वाली हेडिंग है, इसी स्लाइड से अपन कल शुरू करेंगे और देखेंगे क्या इनमें विशेषता है, कहाँ से ये प्रावधान लिए गए हैं, कैसी प्रकृति इनकी है, और उदाहरण भी देखेंगे साथ में। और साथ में ये भी देखेंगे अपवाद क्या है इस आर्टिकल के, किन किन लोगों के साथ अलग व्यवहार किया जा सकता है, वो बात भी करेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बने रहिए आप अपनी इस क्लास के साथ ना, और पढ़ते रहिए भैया प्रॉपर तरीके से। ध्यान रखिए, रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं है। कंपटीशन फील्ड में अगर आप हो तो रिवीजन, जीके में रिवीजन है, मैथ इंग्लिश रीजनिंग उनमें क्या है, उनमें प्रैक्टिस है। अगर ये नहीं होगा, ये चीज़ नहीं है, तो फिर कभी भी सिलेक्शन होने वाला नहीं है। एक ये बेसिक सा आपको मैं हमेशा ही कहता हूँ, रिवीजन को लेकर तो मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। चलिए कल शुरू करेंगे क्लास, पहले 5 मिनट 4 मिनट रिवाइज करेंगे इसको, इस पूरी स्लाइड को, और बाद में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे क्या क्या प्रोविजन मूल अधिकारों में लिखे गए हैं। मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच।